Hello student, today we discuss about some important question of biology of class 10th. The first chapter is life process. So, why diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism? ये क्यों होता है? Because in such organisms not all cells are in direct contact with external environment. Means oxygen cannot reach all cell quickly through the diffusion. ये क्यों होता है? स्पेशली प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू द लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारा सेल होता है, इसीलिए सारा ऑक्सीजन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पाता है. देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड ब्लड्स? क्यों होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड ब्लड्स? बिकॉज it helps the maintain constant of body temperature and supply to the oxygen to the all the cell. Then third question, how do you guard cells regulate the opening and closing of stomata? guard cell क्यों रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा के लिए? guard cells regulate the opening and closing of stomata कैसे करता है? उसका शेप चेंज होगा, देन और क्या चेंज होता है, उसका वॉल्यूम. उस हिसाब से वो क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कैसे ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा किसका, स्टोमाटा का. देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? कैसे होता है, दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, चलो. देन हाउ फैट्स आर डाइजेस्ट इन आवर बॉडी? फैट्स हमारा बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और कहाँ पे होता है? ये तो सभी को पता होगा. फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन पे. कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन. कैसे हो रहा है, फैट्स कैसे हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन क्या होता है, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस में. इसीलिए वो वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. चलो 6 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें क्या क्या तुम लोग को मेंशन करना पड़ेगा? पहले होगा इधर माउथ, इधर रफ डायग्राम हो रहा है माउथ, उसके बाद थ्रू द फूड पाइप एंटर किया स्टोमक को, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, देन थ्रू द एनस सारा जो फूड है बाहर जा रहा है. तो हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डायग्राम में दिया गया होगा, हमको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा. उसका माउथ कहाँ है, फूड पाइप, देन द स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस. चलो 7 नंबर का बी में क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कौन, बाइल, सैलिवरी एमिलेज एंड थर्ड वन इज HCl. बाइल में क्या होता है, बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. चलो कैसे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर फॉर्म में, जो कि लार्जर फॉर्म में एंट्री किया था उसको स्मॉलर इजियर ड्रॉपलेट में वो कन्वर्ट करेगा. देन है सैलिवरी एमिलेज. सैलिवरी एमिलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ जो भी हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है उसको डिवाइड करता है, उसको स्मॉलर फॉर्म में डिवाइड करता है, कौन, सैलिवरी एमिलेज. द लास्ट वन इज HCl. HCl क्या करता है, जो एसिडिक एनवायरमेंट हमारा चाहिए, किसको, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए वो क्रिएट करेगा HCl. देन लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्या है,
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी में, वो हम लोग को लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। कैसे होता है? 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन, देन थर्ड वन इज सिक्रेशन। क्या क्या लिखना पड़ेगा? ये तीनों स्टेप को हमको लिखना पड़ेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी में कैसे होता है। तो फर्स्ट हमको कहाँ क्या लिखना है? फिल्ट्रेशन स्टेप में होता है, देन रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जितना भी हमारा यूरिन फॉर्मेशन होने के जितना भी हमको फिल्टर चाहिए वो होता है फिल्ट्रेशन स्टेप में। सेकेंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन, जो हमको चाहिए वो रीअब्जॉर्ब हो गया, बाकी सिक्रेशन हो गया थ्रू द जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो बाहर सिक्रेशन हो गया। ठीक है। देन द सेकेंड चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। कौन करता है? साइटोकाइनिन। जो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन वो हेल्प करता है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन करने के लिए। सेकेंड वन इज what will happen if the intake of iodine is low in our diet। अगर आयोडीन कम हो गया हमारा डाइट में क्या होगा? उसमें क्या होगा? हम डेवलप कर सकते हैं किसको? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? कंडीशन जहाँ पे क्या होता है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है थायराइड हार्मोन। तो हमारे इनडायरेक्टली क्या होगा? थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा अगर आयोडीन लो हो गया हमारा डाइट में। चलो थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जहाँ पे क्या हो रहा है? वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। ये क्या होता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। देन सेकेंड वन इज थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल पल्स। कहाँ पे होता है? ये होता है एक्सॉन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। का कैसे होता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है और वो डिफरेंट कैसे होता है रिफ्लेक्स एक्शन में? इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है? आर द जनरल कैटेगरी ऑफ मूवमेंट दैट आर नॉट अंडरगोज कॉन्शियस कंट्रोल। व्हिच रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? दैट इज ए टाइप ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शन दैट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है? जो हम ना चाह के भी वो एक्शन हो जाता है, इनवॉल्यूंटरी, जो हमारा कंट्रोल में ही नहीं रहता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अगर कोई स्टिमुली आया उसके हिसाब से वो काम करेगा। जैसे कि गर्म तावा के ऊपर कोई हाथ रख दिया तो ये थोड़ी वेट करेगा, जब रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुली क्या गया कि उधर गर्मी हो गर्म लग रहा है तो वो तुरंत वहाँ पे हाथ हटा देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस एट द सिनाप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। टू न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है? जो दो बीच में गैप रहता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट। कैसे होता है? थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल रिएक्शन कोऑर्डिनेट टेक प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होता है? थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इनटू द कहाँ पे होता है? ब्लड। दीज हार्मोन्स क्या होता है? ये लोग क्या होता है? दीज हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रॉ ए नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का क्या क्या पार्ट है? फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। ये तीनों पार्ट को हमको ब्रेन में दिखाना पड़ेगा। फिर फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट है? इसमें है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और क्या है? बस थैलामस। द नेक्स्ट वन इज आवर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है? टेक्टॉन एंड टेगमेंटम। क्लियर? देन लास्ट पार्ट इज
हिंड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। ये ब्रेन का डायग्राम के लिए हम लोग ऑस्वाल बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? An involuntary response to a stimulus that occur without conscious thought। क्योंकि कॉन्शियस थॉट करने के लिए हम लोग को नहीं पड़ेगा, जो रिफ्लेक्स एक्शन ऑकर हो जाएगा। देन सेकेंड वन इज एक्सप्लेन ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन द बॉडी रेस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली टू एन आउटसाइड स्टिमुलेशन। व्हेन समवन टचेस ए हॉट सरफेस, अगर इधर तावा है, गर्म है, उसको टच कर लिए तो क्या होगा? बॉडी रेस्पॉन्स यूटिलाइजिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, कि जैसे कि गर्म लगा तो हम लोग हाथ उठाएंगे, हाई हीट हो रहा है उसमें। ठीक है, चलो थर्ड वन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज एनर्जी बॉडी यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। देन सेकेंड वन इज एड्रेनालिन। ये क्या होता है? ये भी एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी प्रिपेयर करता है कि डेंजरस सिचुएशन, जैसे डेंजरस सिचुएशन के लिए बाय कैसे? इंक्रीजिंग द हाई रेट ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों नहीं होता है? डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट बिकॉज इट एज्योर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी का वेरिएशन अलग अलग रहता है, सभी अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए। चलो where does fertilization take place in human females? कहाँ पे होता है? fallopian tube। चलो थर्ड वन इज लिस्ट एनी 4 reasons for vegetative propagation being practiced in the growth of some types of plant। उसमें क्या क्या होता है? क्या क्या हो सकता है इसमें? वो फास्टली ग्रोथ करेगा, वो चीपर में पड़ेगा, उनका प्राइस कम पड़ेगा, इजी होगा, और इसमें क्या होता है? ग्रोइंग जल्दी हो जाता है, ग्रोइंग इज फास्टर। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रीजेनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में क्या होता है? वो क्या करता है? उसके पास ये एबिलिटी है गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। मान लो कि ये प्लानेरिया का बॉडी है, वो 3 पार्ट में, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये हेड पार्ट से वो पूरा न्यू बॉडी क्रिएशन कर सकता है। ये मिडिल पार्ट है तो इसका टेल और हेड वो ग्रो कर सकता है। द लास्ट वन इज टेल पार्ट में से वो बॉडी ग्रो कर सकता है। तो उसके पास क्या एबिलिटी है? जहाँ से भी वो डिवाइड होगा वहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म उसके पास क्रिएट हो सकता है। दिस प्रोसेस इज रीजनरेशन इफ द बॉडी ऑफ प्लानेरिया इज समहाउ कॉट और ब्रोकन अप इन मेनी पीसेस, ईच पीसेस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। चलो हाउ इज रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रीजनरेशन इज प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ डैमेज पार्ट। अभी हम लोग देखा कि अगर हेड पार्ट है, मिड पार्ट नहीं है, टेल पार्ट नहीं है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ कंट्रैक्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस। क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड, सेकेंड वन इज हार्मोनल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, देन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, देन जिसको हम लोग बोलते हैं IUDs, देन लास्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है,
How does their use have a direct effect on the health or prosperity of a family? ये कैसे इफेक्ट their use directly impact family health and prosperity by allowing for plan for pregnancy, better spacing between children, improved maternal health and the ability allocated from resource toward the each child well-being. चलो then 6 number question, list 3 disturbance feature between sexual and asexual reproduction. बहुत इजी है, जैसे कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं और एसेक्सुअल में 1 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इधर सेक्स ऑर्गन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फीमेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल ऑर्गन नहीं है। हो गया। चलो बी नंबर बिट में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई वेरिएशन आर ऑब्जर्व इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, फादर से कुछ जीन आता है, मदर से कुछ जीन आता है, इसीलिए वो वेरिएशन चेंज होता है। दिस मीन्स द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट मिक्सिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टाइम में दोनों का जीन आके जुड़ता है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग आता है उसमें कुछ वेरिएशन दिखता है। चलो 7 नंबर फर्स्ट बिट क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या आएगा, कोकोनट, पापाया एंड हमारा वाटरमेलन भी आ सकता है। चलो सेकंड वन इस क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या आ सकता है, रोज, लिलीज, हिबिस्कस। चलो सेकंड वन इज मेंशन द चेंज ए फ्लावर अंडरगो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ए फ्लावर अंडरगो सेवरल चेंजेस, जैसे कि सीड आता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट and the drying and fall of the other part of the flower. Then the third question is, how does the amount of DNA remain constant through each new generation in a combination of DNA copies of 2 इंडिविजुअल। ये कैसे होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में ईच पेरेंट्स, जैसे कि फादर हो गए और मदर हो गई, ईच पेरेंट्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ देयर डीएनए। फादर का हाफ डीएनए आएगा और मदर का हाफ डीएनए आएगा, किसके पास, टू द ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या रिजल्ट आता है, न्यू इंडिविजुअल जो कि ऑफस्प्रिंग क्रिएट हुआ उसमें with the same total amount of DNA as the parent when the gametes fuse during fertilization। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर इज आवर हेरिडिटी। हेरिडिटी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, why do all the gametes formed in human female have the X chromosome? ऑल गैमेट्स इन द ह्यूमन फीमेल्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम। हम लोग को पता है एक्स क्रोमोसोम क्यों होता है, क्योंकि फीमेल्स हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स। फीमेल के पास क्या है, जैसे कि फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है और मेल के पास एक्स वाई है, इसीलिए वाई डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीमेल्स हैव एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज फीमेल के पास एक्स एक्स ही क्रोमोसोम है। Then second, give 1 example of each of character which are inherited ones which are acquired in humans. Inherited character क्या आ सकता है, आई कलर, हेयर कलर, और एक्वायर्ड कैरेक्टर में क्या आ सकता है, बॉडी वेट एंड जो कोड बॉडी वेट एंड कोडेड डीएनए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन। जीन क्या होता है, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए that controls a specific trait and is passed down from the one generation to the another. चलो
What is sex chromosome? Sex chromosome are the chromosomes that determine sex of an individuals. In humans, sex chromosome are X and Y. ठीक है, चलो 5th number question is sex of children is determined by what they inherit from their father and not from the mother. ये क्यों होता है? चलो सभी को पता है कि फीमेल के पास XX है, मेल के पास XY है. अगर स्पर्म क्या कैरी कर रहा है? X कैरी कर रहा है. फीमेल से तो X आएगा. तो अगर स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो X से X मिलने के बाद फीमेल आएगा. और मेल के पास अगर Y आ गया स्पर्म से और फीमेल के पास X हो गया, वो कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या आता है? XY. तो क्या होगा? एक मेल होगा, या हम लोग जिसको बॉय बोल सकते हैं, इसमें फीमेल, या जिसको हम बेबी गर्ल चाइल्ड भी बोल सकते हैं. तो मेल के पास XY क्रोमोसोम है, इसीलिए डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा उसका जेंडर फादर के ऊपर से ही डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे कि X एंड Y. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग को पता है, जो कि TT हम लोग लिए थे. ये बॉक्स बनाना, ये TT है. चलो मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया. TT, ये TT, स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t. तो कैसे आया? जो कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टेल ऑफ डोमिनेंट पी प्लांट का हम लोग लेंगे तो कैसे आएगा? पी प्लांट इज कैपिटल T. अगर प्योर टॉल है TT, विथ प्योर ब्रीड ड्वार्फ स्मॉल t, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे. We get pea plants of F1 generation. If we now self cross the pea plant F2 generation, then we obtain from the pea plant of F2 generation. So क्या होगा? First question is what do the plants of F2 generation look like? कैसे दिखेगा? F1 में all the plant are tall, जो कि डोमिनेंट रेट में प्रेजेंट रहेगा. तो उसको क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा ये आंसर में. देन सेकेंड, स्टेट द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट्स ड्वार्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन. कैसा आएगा? 3 टॉल प्लांट एंड सेकेंड 1 ड्वार्फ प्लांट. ये तुम लोग को रेशियो दिखाना पड़ेगा, मैं बस तुम लोग को आंसर बता दी. ठीक है, चलो. देन द नेक्स्ट चैप्टर इज आवर एनवायरमेंट, इज द लास्ट चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल to illustrate that indiscriminate use of pesticide may result in the environmental degradation. क्या हो सकता है? DDT. It is the most popular. DDT से हो सकता है. Then second one is why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded into 2 separate dustbin. हम लोग 2 separate dustbin में क्यों यूज़ करें? क्योंकि waste management and protect the environment. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और अलग अलग होगा तो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इसमें क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर भी आ सकता है. चलो सेकेंड, व्हाट आर देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट. क्या कर सकते हैं? ये इन्वायरमेंट में ये इशू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, एसिड रेन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, और रेस्पिरेटरी में भी वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, चलो. डिफरेंट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो इसमें हम लोग को एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल क्या आएगा? प्लांट, एनिमल्स, पेपर एक्सेट्रा. नॉन बायोडिग्रेडेबल में फर्स्ट वन इज प्लास्टिक, केमिकल्स एंड एक्सेट्रा.
ये जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें क्या हो सकता है, किसके थ्रू वो लोग डिकम्पोज्ड होंगे, बाय द बैक्टीरिया, फंगी, एंड हम अलग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होगा, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल को कंपोस्टिंग के हिसाब से हम लोग एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हार्म भी कर सकता है वाइल्ड लाइफ को और उसका हैबिटेट को। चलो फिफ्थ नंबर वन इज एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एज दे मूव अप द फूड चेन को मूव अप जब करेंगे। ये क्यों होता है, व्हेन, कब होता है, दिस हैपन व्हेन सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स एंटर इनटू द फूड चेन। किसके थ्रू द कंटामिनेटेड एयर हो सकता है, फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। वो कैसे करता है, तो हम लोग अभी देखें कि वो वाटर के थ्रू भी आ सकता है, एयर के थ्रू भी आ सकता है, फूड के थ्रू के भी आ। जब ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड हो गए ऑर्गेनिज्म के और द प्रोड्यूसर लेवल लाइक क्रॉप्स along with the water and minerals, वो ऑब्जर्व कर लिया उसको, then the substances move up to the food chain as organism eat other organism that have already observed in the substances। जो पहले ये लिए थे इसके अंदर तो था, फिर इसको कोई खा गया तो उसको अंदर भी कंटामिनेटेड आ गए। इसके थ्रू क्या होता है जैसे कि लास्ट में पहुंचेंगे वो कहाँ पे, टॉर्सियरी कंज्यूमर के पास। टॉर्सियरी कंज्यूमर कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज एज यू मूव अप द फूड चेन। अभी हम लोग डेफिनेशन में ही पता चला कि मूव अप जैसे करेंगे फूड चेन को उसका इंक्रीज अमाउंट वैसे होगा। तो जैसे कि इधर दिया है टॉर्सियरी कंज्यूमर को कैसे पहुंचे, टॉर्सियरी कंज्यूमर मतलब जो ऊपर पूरा टॉर्सियरी फूड चेन में ऊपर होगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रांसफर होते होते टॉक्सिक लेवल इधर ज़्यादा ही हो जाएगा। चलो देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम द वेस्टेज विच आर जेनरेटेड इन आवर हाउस डेली। डेली क्या होता है, फूड वेस्ट, फूड तो वेस्ट होता है। पेपर भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारा हमारा यूज्ड होता है कहाँ पे, घर में डेली जो कि वेस्ट निकलता है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर और ग्लास को तो हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे, व्हाट मेजर विल यू टेक फॉर देयर डिस्पोजल। पेपर और ग्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और जो फूड वेस्ट मिला जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसको हम कंपोस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के हिसाब से। और हम लोग उसको कहाँ पे दे सकते हैं, नियर द ट्रीज, हमारा गार्डन में ट्रीज के नीचे दे सकते हैं। और प्लास्टिक बैग जो हमारा डेली यूज में होता है उसको हम लोग डिस्पोजल कर देंगे सेफली। Then the last question is explain some harmful effect of agriculture practices on the environment। वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारा ये में है, तुम लोग उसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि वो फर्स्ट वन इज सॉइल डिग्रेडेशन, देन वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन एंड लास्ट वन इज क्लाइमेट चेंज। ये पॉइंट तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा जो कि एग्रीकल्चर में हार्मफुल करता है, इसको तुम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या क्या होता है, फर्स्ट सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सो मच।